हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो एफकेट के बारे में है, जो कि इस देश में फ़िलहाल सबसे आसानी से पाए जाने वाली क्लास 1 ऑफिसर की नौकरियों में से एक है। तो बहुत ही कुछ अच्छा है इस वीडियो के अंदर। मैथ वीक है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल एग्जामिनेशन है, नाम का भी मेंस एग्जामिनेशन है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। बहुत कुछ पॉजिटिव है आज की इस नौकरी के बारे में। 1 लाख से ऊपर की सैलरी भी है। आइए सारा डिटेल हम लोग अच्छे से देखते हैं। एफकैट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर पायलट की भी, इंजीनियर्स की भी और ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ की भी, तीनों ही ऑफिसर लेवल में क्लास 1 ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट है। 1 लाख से ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसी के ऊपर। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी, हर एक चीज़, फिजिकल क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है फिजिकली अपने अंदर, ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं डेट से। डेट की बात करें तो 1 दिसंबर से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी नहीं कर सकते हो, अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर इसका नोटिस आया हुआ है, लेकिन 1 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और तभी से आप अप्लाई कर सकते हो। 30 दिसंबर 2023 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। फीस की बात करें तो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 250 रुपये एप्लीकेशन फीस होता था, अभी 6 महीने पहले निकला था ना, तो ये 250 रुपये था। अब देखो 550 रुपये, और ये अभी इसके अंदर प्लस जीएसटी लगने वाला है, और जीएसटी के बाद ये 600 से ऊपर हो जाएगा एप्लीकेशन फीस, जो कि पहले 250 रुपये हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फीस है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, मेल हो फीमेल हो, अच्छा इस नौकरी को मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, कोई एज क्राइटेरिया में नहीं है और ना ही एप्लीकेशन फीस में है। सबके लिए सब कुछ यहाँ पे सेम है। अब हम लोग आ जाते हैं पोस्ट की डिटेल्स के ऊपर। किस तरीके की नौकरी है यहाँ पे, क्या क्या नौकरी है, सब कुछ यहाँ पे बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप मिस मत करना। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एफकेट एंट्री, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एनसीसी स्पेशल एंट्री। अगर आप एनसीसी के बच्चे हो तो यहाँ पर जितने भी मैं सीट्स बताने वाला हूँ उस सब के अंदर आपकी 10% रिजर्वेशन है। 317 आपके पास यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। और 317 मतलब क्या कम है, क्या ये ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। क्या वैकेंसी का रेंज रहता है? 250 से लेकर के 350 के बीच में देखा गया है। 250 से और 270 के बीच में ही मोस्टली रहता है वैकेंसी। लास्ट ईयर भी इतना ही था। साल में 2 बार निकलता है, तो लास्ट ईयर कह रहा हूँ तो 2024 की रिक्रूटमेंट इसको हम लोग बोल रहे हैं, 23 की नहीं कह रहे हैं। 2024 एफकेट 1 2024 बोल रहे हैं। तो 2023 के अंदर एफकेट 2 और एफकेट 1 जो था उसके अंदर आपके 250 के लपेट में सीट्स थी। 300 प्लस सीट्स का इसके अंदर क्या महत्व है, आप इसी से समझ लीजिए कि 300 के प्लस सीट्स जब भी गई है, आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट 7 से 8 नंबर कम गया है। 7 से 8 नंबर कट ऑफ कम गया है। कट ऑफ में आपको बताऊंगा इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है, बट कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अच्छी बात आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि एफकेट के अंदर इतनी सीट्स बहुत होती है। बाकी के अंदर आप समझ के चलिए कि 1000 सीट्स बढ़ गई, जैसे वैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं पोस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग ब्रांच हमारा यहाँ पर है, यानी एयरफोर्स के अंदर पायलट बनोगे, फ्लाइंग पायलट। ठीक है, यहाँ पर मैन यानी लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, 28 पोस्ट है, और यहाँ पे वुमेन भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 पोस्ट है। यहाँ पे SSC का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ SSC देखने को मिलेगा। एफकेट के अंदर परमानेंट कमीशन खत्म हो चुका है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है सिर्फ, यानी 14 साल की आपको नौकरी मिलेगी। टेंशन मतलब इसके बारे में थोड़ी देर में मैं अच्छे से आपको सब कुछ बताऊंगा। तो फ्लाइंग के अंदर आपको दिख गया। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल यानी बीटेक इंजीनियर वाले बच्चों के लिए यहाँ पे L है, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और M यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 45 और 104 है मेल के लिए। फीमेल के लिए 11 और 5 है। और आपकी ये आ गई नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए पोस्ट, और आपकी फ्लाइंग वाली और ये वाली नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए है। इसके अंदर आपका वेपन सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉजिस्टिक्स का, अकाउंट्स का, एजुकेशन का और मेटलर्जी का आपके सामने पोस्ट अवेलेबल है। इतने सारे अलग अलग हैं, मेल और फीमेल सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और आपका फ्लाइंग का जो है अलग से यहाँ पर दिया गया एनसीसी के लिए, और एनसीसी के अंदर परमानेंट कमीशन भी आपका है और आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही है यहाँ पे। ठीक है, तो 317 आपको टोटल यहाँ पे पोस्ट है। इन सबको टोटल आप कर दोगे तो इस टाइप की हमारी पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको और ही थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आ गया आपका मॉक टेस्ट। अगर आप एफकेट में बहुत इंटरेस्टेड हो, मॉक टेस्ट आपको देने का मन है, तो मेरी वेबसाइट से दे सकते हो। 113 मॉक टेस्ट आपका वहाँ पे अवेलेबल है। करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट अलग दे सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो, और फुल मॉक टेस्ट तो आप दे सकते हो। टोटल आपके 113 मिलेंगे मात्र 99 रुपये में। 99 रुपीज़ में आपको एफकेट ही नहीं, डिफेंस का सारा पैकेज मिल जाएगा। एफकेट CDS सारा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो सिर्फ 99 रुपीज़ में। लेकिन आप सोच रहे हो कि भाई देश की सारी सरकारी नौकरियों का मॉक टेस्ट देना है, तो जब भी आप यहाँ पे
डिफेंस और पुलिस का सिलेक्ट करोगे ना, मतलब आप एफकेट का खरीदने जाओगे तो सारा डिफेंस और पुलिस का मॉक टेस्ट आप 99 रुपये में दे पाओगे। लेकिन भाई वो नहीं, मेरे को बैंकिंग भी देनी है, एसएससी भी देना है, तो मेगा पैक के ऊपर क्लिक करना और मात्र 150 रुपये में आप इस देश के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरी है सबका मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हो। मेरी वेबसाइट है novornikhil.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सीधा जंप करते हैं हम लोग। एज की बात सबसे पहले करेंगे। फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जो हमारी उम्र है वो है 20 से 24 साल और बाकी अदर्स के अंदर है 20 से 26 साल। बहुत क्लियर है ये। एग्जैक्ट डेट यहाँ पर मेंशन है, आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पे मैचिंग कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हमने एज का देख लिया। अब हम लोग एजुकेशन देखते हैं, इसके बाद फिजिकल देखेंगे। एजुकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लाइंग ब्रांच का क्या है। आप सुन लीजिए, सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, जितनी भी यहाँ पर पोस्ट है ना, सबके अंदर एक चीज फिक्स है, एक चीज कॉमन है, वो आपको बता देता हूँ। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन का वो ये है कि 10+2 का आपका पढ़ाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने 10th किया हो, फिर 12th किया हो और उसके बाद ग्रेजुएशन किया हो, या फिर बीटेक आपने कुछ भी किया हो। कई बच्चे क्या करते हैं, 10th करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक के अंदर लेटरल एंट्री लेते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर में और बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब उन्होंने 12th बोर्ड नहीं दिया है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ क्या, किसी भी डिफेंस के अंदर जिन्होंने 10th और 12th दोनों में से एक बोर्ड भी मिस कर दिया वो नहीं दे सकते। ठीक है, ध्यान से इस बात को दिमाग में लेकर के चलें कि 10th किया हो, उसके बाद 12th किया हो और उसके बाद ग्रेजुएशन किया हो, 10+2+3 की स्कीम हो। सेकंड चीज क्या है, 12th क्लास के अंदर फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए और दोनों के अंदर अलग से, यानी फिजिक्स के अंदर अलग से 50% और आपका मैथ के अंदर अलग से 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। आपका 12th के अंदर ओवरऑल भले 30-35% आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ में 50% और फिजिक्स में अलग से 50% होना चाहिए। सारे के सारे पोस्ट के लिए आपका ये कॉमन है और यही यहाँ पर भी है आपका। और आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सिर्फ साइंस के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 पोस्ट यहाँ पे ऐसे भी है जो कि बिना साइंस वाले बच्चों के लिए है, आगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, तो ये कॉमन वाला ऊपर लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और ग्रेजुएशन के अंदर आपने कुछ भी किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, आपने कुछ भी किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। बस ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। परसेंटेज का कैलकुलेशन में अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है, सपोज आपने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है और ऑनर्स के मार्क्स आपके अलग से लिखे हैं मार्कशीट के अंदर, तो आप क्या करोगे, अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में अगर ऑनर्स के मार्क्स मिला करके परसेंटेज दिया गया है तो आपके परसेंटेज वही होंगे। लेकिन अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ऑनर्स के मार्क्स को मिला करके नहीं लिखा गया है परसेंटेज, तो आपके जो वहां पे लिखे गए वही परसेंटेज हम माना जाएगा। और 60% आपको चाहिए, 59.99 पे अप्लाई नहीं कर सकता, 60% चाहिए ग्रेजुएशन में। और 10th-12th वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बार बार नहीं करूंगा। तो आपने या तो बीटेक किया हो 4 साल का, या तो कोई ग्रेजुएशन किया हो 60% हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब आगे सारा का सारा आसान है। आपको 12th वाला बताया था, फिजिक्स और मैथ में 50%, यहां पर भी वो चाहिए। साथ में आपने बीटेक किया होना चाहिए इनमें से किसी के भी अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कौन से पोस्ट के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए। ये आपका बहुत कम कट ऑफ जाता है इसका। टेक्निकल वाली जो हमारी पोस्ट है, टेक्निकल की एक पोस्ट ये हो गई, एक और है टेक्निकल की जो कि है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के अंदर। उसके अंदर ये सारे ब्रांचेस में होने चाहिए। और हाँ, ऊपर हो चाहे यहाँ हो, आपके बीटेक में 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। बी भी होगा तो काम चलेगा, बैचलर इन इंजीनियरिंग है या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 60 से ऊपर मार्क्स चाहिए। और 12th वाला जो आपको बताया था वो तो यहाँ पर है ही। तो अब हम लोग आ जाते हैं नॉन टेक्निकल के अंदर, यानी यहाँ पे बीटेक वीटेक की रिक्वायरमेंट ना हो। तो यहाँ पर पहली जो हमारी 2 पोस्ट है वो है हमारी वेपन सिस्टम की, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ये हमारी 3 पोस्ट है। तीनों पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही है। एक तो 12th वाला था, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए 12th में, और 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। बीटेक का तो 4 साल, ग्रेजुएशन है तो 3 साल का होना चाहिए, और 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर आप करस्पॉन्डेंस से आपने किया है ग्रेजुएशन तो भी अप्लाई कर सकते हो। ऊपर भी बीटेक वाला नहीं, बीटेक करस्पॉन्डेंस से होता ही नहीं है, आपकी डिग्री फेक है अगर आपने किया तो। यहाँ फ्लाइंग में भी अगर आपने करस्पॉन्डेंस से किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। 2024 में आप पास हो गए ग्रेजुएशन तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी पोस्ट के लिए, सारे पोस्ट के लिए मैं कह रहा हूँ आपका। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वो पोस्ट के ऊपर जिसके अंदर साइंस के बच्चों का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिजिक्स और मैथ वाला क्राइटेरिया नहीं है। वो हमारा है अकाउंट्स का ब्रांच। ठीक है, अकाउंट्स ब्रांच के अंदर आपको 12th पास होना चाहिए, 10th होना चाहिए पास, फिर 12th होना चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन 12th में फिजिक्स और मैथ का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कॉमर्स के बच्चे और आर्ट्स के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए वो स्पेसिफिकली क्या हो तो अच्छा होगा, बीकॉम हो आपके पास, या फिर आपका
बीबीए हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ हो, या फिर आप एक सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो या फिर सीएफए हो, क्वालिफाइड होना चाहिए, फाइनल ईयर आपका पास होना चाहिए, फाइनल का दोनों पेपर निकले होने चाहिए, या फिर बीएससी होना चाहिए फाइनेंस के अंदर। इसमें से आपकी डिग्री कोई भी है ना, यानी कॉमर्स की वैसे कोई भी डिग्री आपकी है तो अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो, और डिग्री के अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, और यहाँ पे साइंस का बच्चे का कोई टेंशन नहीं है। एजुकेशन ब्रांच भी हमारा सेम है। एजुकेशन के अंदर क्या चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से जिसमें ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल का, और उसके अंदर भी 50% से ऊपर मार्क्स चाहिए। बस ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया जो पास कर रहा होगा वो एजुकेशन वाले पोस्ट के लिए अब भी अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन वाले पोस्ट का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, मैं आपको बता दूं, एजुकेशन का भी और अकाउंट्स का भी, दोनों का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं मेटलर्जी के अंदर। इसके अंदर कौन कर सकता है, 12th वाला यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन या फिर बीटेक या बीई हो इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप मेटलर्जी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। इसका कट ऑफ भी सबसे कम जाता है। एक आपका डाउट आ रहा होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले क्लियर कर देता हूँ कि सर इतनी सारी पोस्ट है, क्या इनमें से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर सारे के लिए कर सकते हैं? इसके अंदर आपको बस एफकेट के लिए अप्लाई करना है। एफकेट के लिए आपने जैसे अप्लाई किया तो आपका, मान लिया आपके पास बीटेक नहीं है तो सारी की सारी नॉन टेक्निकल और फ्लाइंग के लिए आपका एलिजिबल हो गए, आप एक साथ सबके लिए हो गए, ठीक है। मान लीजिए आपने बीकॉम किया, आपने अप्लाई कर दिया, आपकी उम्र 22 साल है, आप फ्लाइंग के लिए भी एलिजिबल हो गए, कट ऑफ पार कर गए तो आप पायलट बन जाओगे, और आप थोड़ा सा कम कट ऑफ हो गया तो आप अकाउंट्स बन जाओगे, और आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप तो लॉजिस्टिक का भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपका और कम हुआ तो आप लॉजिस्टिक में चले जाओगे। तो इस तरीके से आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इसके अंदर आपके पास हर एक चीज़ में आपके पास जाने का ऑप्शन होगा, अलग अलग अगर अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आप बीटेक हो तो सारे ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आपका इसके अंदर एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर बताऊंगा, ईकेटी का पेपर आप फेल हो जाते हो तो नॉन टेक्निकल जितनी भी ब्रांच है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, उसके बारे में आपको एग्जाम पैटर्न में बताऊंगा। बट यहाँ कुछ डाउट है जो क्लियर कर देता हूँ। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे डिग्री की स्पेसिफिकेशन नहीं बताई है मैंने, वहां कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, डिग्री कुछ भी हो। फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, 2024 में जो ग्रेजुएट होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे एक साथ अप्लाई कर सकता है, और सारे ही पोस्ट के लिए मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पे बता दूं, सिर्फ और सिर्फ जो पायलट है उसके अंदर ही क्राइटेरिया अभी बता रहा हूं आपको। पायलट अगर आप बनना चाहते हो तो ये आपका हाइट का क्राइटेरिया है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। फिक्स है, बैठने के बाद कितनी हाइट होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, तो आप 6.5 फीट के हो तो नहीं बन सकते पायलट। कॉकपिट जो होती है उसके अंदर आप फिट ही नहीं बैठोगे तो कैसे बन पाओगे। तो बैठने के बाद क्या आपका डायमेंशन बन रहा है, खड़े होने पे क्या बन रहा है, टांगों की लेंथ क्या है, थाई की आपकी क्या लेंथ है, जांग आपके कितने बड़े हैं, कहीं सीट्स के आगे निकल जाए, होता है ना, जांग ज़्यादा बड़ी हो आपकी और उसके नीचे का टांग छोटा हो तो आपके लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि जांग के नीचे जो आपका गियर के लिवर तक, जो भी लिवर्स होते हैं वहां तक आपके टांग पहुंचने चाहिए ना, तो आपके प्रपोर्शन होना चाहिए बॉडी का। तो यहाँ पर वो सारा का सारा लिखा गया। बैठने के बाद आपकी हाइट मिनिमम 81 और मैक्सिमम 96 होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप कांच पे टच कर जाओगे। लेग की लेंथ भी मिनिमम 99 और मैक्सिमम 120 होनी चाहिए। थाई की लेंथ भी आपके 64 सेंटीमीटर मैक्सिमम होने चाहिए। उससे बड़ा जांग आपका होगा तो आगे लड़ेगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और फ्लाइंग के लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो आप वो पैसा क्यों वेस्ट करेंगे, ठीक है। हाइट की बात करेंगे तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपका है मेल के लिए, और 152.5 है आपका फीमेल के लिए, ठीक है। और फ्लाइंग अगर आप हो तो आप यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ, 162.5 सेंटीमीटर फ्लाइंग ब्रांच के लिए, अदर ब्रांच के लिए 152 सेंटीमीटर है, ये आपका फीमेल के लिए है। और मेल के लिए भी आपका 162 वाला तो वही है। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 157 है आपका मेल के लिए, और आपका 152 है अगर आप गोरखा हो या फिर पहाड़ी इलाके से हो तो आपके लिए रिलैक्सेशन है हाइट का। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। हाँ, अब कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपको नहीं होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करते वक्त, और वो प्लस वो इश्यूज़ ठीक हो सकते हैं तो आप उनको ठीक करवा लीजिए। सबसे पहला है कान के अंदर वैक्स अगर आपके बहुत ज़्यादा है, कान के अंदर बहुत मैल जमता है, बहुत मैल है, उसको ठीक करवा करके जाइएगा आप इंटरव्यू के अंदर, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे। टैटू का लोग पूछते हैं सर टैटू अलाउड है क्या, ये बताता हूँ आपको। टैटू आपके बॉडी में कहीं पे भी है तो एक तरीके से अलाउड नहीं है, फिक्स होगी ये बात। कहाँ अलाउ है वो बता देता हूँ। आपके रिस्ट और एल्बो का जो इनर साइड है, यहाँ पर दोनों हाथ में से कहीं पे भी अगर यहाँ पर कुछ बना हुआ है तो अलाउड है, और यहाँ बना हुआ है तो आपका अलाउड है। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो और आपका ट्राइबल कोई टैटू है तो वो आपका अलाउड है कहीं पे भी,
ठीक है। इसके अलावा कहीं पर भी टैटू अलाउड नहीं है और आपको डिक्लेरेशन बताना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पे टैटू है। इसके अलावा टैटू रिमूवल भी होता है, आप रिमूव करवा सकते हो। साथ में आपका तीसरा हाइड्रोसेल वगैरह होता है, जो कि मेल को प्रॉब्लम है। टेस्टिकल्स के आपके साइज बड़े छोटे हो जाते हैं, 2 होते हैं टेस्टिकल्स, तो कोई बड़ा या छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट कर देंगे। वो लोग स्केल से नापते हैं कि क्या बड़ा छोटा तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है। तो ये टेस्टिकल का साइज जो आपका है वो आप ऑपरेशन से भी ठीक करा सकते हो, और आपको इन्फेक्शन हो क्या पता हो तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ठीक कर सकते हो। तो ओवर वेट या फिर अंडर वेट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ये लगा के चलिए आप 10 पुशअप मार पाओ और 3 पुलअप मार पाओ तो आप एकदम फिजिकली फिट हो। पाइल्स नहीं होना चाहिए, पाइल्स जिसको बवासीर बोलते हैं। मतलब ये सारी प्रॉब्लम जो ठीक हो सकती है और वहाँ पे कंफर्म चेक करते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और ये नोटिफिकेशन में आपकी मेंशन्ड ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऊपर से गायनोकमेस्ट्रिया है, यानी मेल बूब्स नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ पे गांठ बना हुआ हो, यहाँ पर मेल जो आपका होता है, मेल लड़कों में जो हो जाता है, फीमेल में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो अगर आपका मेल बूब्स है तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। गायनोकमेस्ट्रिया इसको बोलते हैं, इसको भी आप ट्रीट कर सकते हो लिपोसेक्शन से, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे दोबारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है। आंख के बारे में बताया जाए तो आपका, अगर आप फ्लाइंग पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक आंख 6/6 और एक आंख 6/9 आपका होना चाहिए। और आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो रिलैक्स कर देते हैं, आंख का बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आपका चल जाता है ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ठीक है। अब हमारा सवाल होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन वर्सेस परमानेंट कमीशन की क्या इशू है सर। आप स्टार्टिंग में गए थे ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो एफकैट का 2023 में जितनी भी नोटिफिकेशन आई थी सब के सब शॉर्ट सर्विस कमीशन थी। 2024 की पहली नोटिफिकेशन है, ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। होता क्या है, सरकार चाहती नहीं है कि पेंशन दे वो, क्योंकि पेंशन सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में बना हुआ है, तो सरकार डिफेंस में पेंशन देना नहीं चाहती एक तरीके से। धीरे धीरे वो इस चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रही है। तो एफकैट एग्जामिनेशन में परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है, 57 की एज पे रिटायरमेंट होगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है कि 14 साल की आपकी सर्विस होगी, 14 साल के बाद आपको रिटायर कर दी जाएगा। और अगर 15 साल की आपकी सर्विस हो गई तो 15 साल के ऊपर पेंशन बन जाता है आपका, तो पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी चीजें मिलेगी। ग्रेचुइटी मिलेगी आपको, 5 साल से ऊपर कहीं सर्विस करते हो तो ये तो सरकारी नियम में ग्रेचुइटी बन जाएगा आपका। तो आपको ये समझना है कि इसकी वजह से सैलरी इतनी ज्यादा होती है, इतनी ग्रेचुइटी होती है, इतनी पर्क्स होती है ना, कि इस नौकरी का 14 साल और आप देश में कोई सरकारी नौकरी पकड़ लो उसका 40 साल बराबर ही आपका पड़ जाएगा सैलरी और पैसे कमाने के मामले में। तो ये इस चीज का टेंशन मतलब, ऊपर से बहुत कोर्स IIT IIM के कोर्स ऑप्ट आप कर सकते हो। इतनी ज़्यादा प्राइवेट फॉर्म में लोग आपको बुलाएंगे ना, आप सोच नहीं सकते, बहुत आपके लिए डिमांड रहेगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना आप। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 साल का है और यहाँ पर जो नौकरी है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन की ही है, पायलट की भी। शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वुमेन, ठीक है। और यहाँ परमानेंट कमीशन नहीं है, ये आपको बता दूँ पहले ही। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न और आपका क्या है, टेक्निकल एक ये आपको दिख रहा है और एक नॉन टेक्निकल ये पैटर्न है। बता दूं क्या होता है, देखो नॉन टेक्निकल को पहले देख लेते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे एफकेट का तो बीटेक वाले बच्चे भी होंगे, नॉन बीटेक बच्चे भी होंगे, आप एग्जामिनेशन देने जाओगे। सबसे पहले नॉन टेक्निकल वाला ये पेपर होगा और जो सबके लिए कॉमन होगा। ये पेपर के बाद एक टेक्निकल का पेपर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं EKT, वो सिर्फ और सिर्फ ये एक पेपर होगा। ये आप देख रहे हो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स 45 मिनट का। ये आपका जो ऊपर वाला है ना वो ये और ये कॉमन ही है। और कॉमन है मतलब कि अलग अलग एग्जाम नहीं, एक ही एग्जामिनेशन आपका है दोनों को, ये पार्ट दोनों के लिए सेम है, इतना पार्ट ये पेपर देना है। उसके बाद नॉन टेक्निकल वाले बच्चे उठ के चले जाएंगे और बीटेक वाले बच्चे जो टेक्निकल के लिए भी अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर रुक जाएंगे और इस एग्जामिनेशन को देंगे। तो अगर बीटेक वाले बच्चे मान लीजिए इस टेक्निकल पेपर में फेल हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला तो दिया है ना उन्होंने, तो नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल होंगे, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही मैं आपको बता रहा था कि पैटर्न में बताऊंगा। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, रीजनिंग होगा 35 क्वेश्चन 105 मार्क्स, आपका इंग्लिश होगा 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने कहा था ना, मैथ का रिक्वायरमेंट भाई यहाँ पे नहीं है, मात्र 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आपका 60 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 2 घंटा 120 मिनट मिलेगा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपका एक यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 इसके अंदर आपका मार्क्स कट जाएगा गलत आप करते हो तो ये पेपर हो गया हमारा। ये यहाँ पर भी कॉमन है। इसके बाद जो EKT जो देगा, आपने जो भी आपका ब्रांच आपने चुना होगा उस ब्रांच का आपका स्पेसिफिक पेपर होगा, 50 क्वेश्चन का 150 आपका मार्क्स होगा, 45 मिनट का होगा। इसका आपका मेरिट अलग बनेगा, ऊपर वाले का मेरिट आपका अलग बनेगा। आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता चल गया, बस यही एग्जाम, और कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट फेज के ऊपर। नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो है
आपका एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी के अंदर क्या होता है, नाम का तो बहुत आसान लगता है लेकिन इंटरव्यू, लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू है, पूरी दुनिया में कॉमन है एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जो इसका पैटर्न है पूरी दुनिया में, आप डिफेंस में कहीं ज्वाइन करो, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, एक ही प्रोसेस फॉलो होता है। 5 दिन का ये टोटल इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। पहले दिन आप जाते हो, पहले दिन जाते ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपका क्या होगा, एक छोटा सा रीजनिंग का पेपर ले लेंगे वो लोग, और आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, पीपीएनडीटी जिसको बोलते हैं। उसके अंदर ये दोनों टेस्ट जो पास कर जाएगा, पहले दिन ही जो होगा, जो पास कर जाएगा वो बाकी के 4 दिन भी रुकेगा, यानी पूरे 5 दिन का एक्सपीरियंस लेगा। आपको एज ए ऑफिसर वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा, आप एज ए ऑफिसर रहोगे तो आप 5 दिन रहोगे। और जो आपका पहले दिन आप रिजेक्ट हो जाते हो तो वहीं से आपको घर भेज दिया जाएगा। अगर आप पहली बार एसएसबी देते हो तो AC 3 टायर का टिकट भी आपको बना करके एयरफोर्स देगी, जाने का भी और वापस आने का भी। 5 दिन आप रुक जाते हो तो मज़ा आएगा आपको। किसी एक दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, ग्रुप टास्क भी आपका होगा, इसके अंदर आपका इंटरव्यू पैनल भी बैठता है आपका, और आपका ग्रुप डिस्कशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग दिन पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें इसके अंदर डिसाइडेड होती हैं। और जो ये 5 दिन पास कर जाता है एसएसबी के अंदर रिकमेंड होता है, आपको एक चेस्ट नंबर मिलता है। सपोज करो आपका चेस्ट नंबर 50 है तो आपका चेस्ट नंबर के आगे प्लस लग जाता है, यानी आप ये मेडिकल के लिए जा रहे हो, सबको वहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई इसका चेस्ट नंबर, ये एसएसबी पास हो चुका है, इसके प्लस लग चुके हैं, भी मेडिकल के अंदर जाने वाला है। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, OLQ कहा जाता है, जिसको वो लोग वहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत कॉन्फिडेंस वाले बंदे हो तो सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, बस एक प्रोसेस है उनका, और वहाँ पे उनको वो चीज़ वो चेक करते हैं, वो क्वालिटी वो चेक करते हैं कि किसमें कितनी पेशेंस है, क्या है, जो भी उनका है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी वो चेक करते हैं। तो ये हो गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को भी लाइक कर दो, ऐसे वीडियोज़ आपको देखने हो तो। सैलरी प्रमोशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहला रैंक जो आपका लेफ्टिनेंट है, ये आपका फ्लाइंग ऑफिसर है। ये आपको आर्मी का ही बच्चों को पता होता है ना, मैंने इसलिए यहाँ पर डाल दिया है, एयरफोर्स का लोगों को पता नहीं होता है। ऐसे आपका फ्लाइंग ऑफिसर होता है, फिर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता है, उसके बाद विंग कमांडर होता है आपका, फिर ग्रुप कैप्टन होता है, ठीक है। तो आपका उस हिसाब से एयरफोर्स के अंदर होता है। सबसे पहला आपका फ्लाइंग ऑफिसर होता है, लेवल 10 का आपका नौकरी है, 56,100 आपका बेसिक पे है। ट्रेनिंग के अंदर आपको बताऊं स्टाइपन 56,100 रुपये मिलेगा। तो इतनी तो सैलरी नहीं है लोगों की जितना आपको स्टाइपन मिल जाएगा। लेकिन जब आप नौकरी ज्वाइन कर लोगे और आप पायलट ज्वाइन करते हो तो लगभग आप समझ के चलो आपकी नौकरी का सैलरी 1,05,000 से 1,10,000 के आसपास होगा। ग्राउंड ड्यूटी आप अगर ज्वाइन करते हो तो 95,000 से 1,00,000 के आसपास होगा। साथ में बाकी फैसिलिटी, घर बड़ा मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, वो तो है ही। और प्रमोशन का तो कोई लिमिट ही नहीं, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है ना, तो आप ज़्यादा नहीं बन सकते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप लेके चलो। और पता नहीं भाई कर्नल कुछ बने होंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कोई बना होगा। कर्नल मतलब कि आपका ग्रुप कैप्टन, ये विंग कमांडर की रैंक होगी, विंग कमांडर तक आप बन जाओगे, लेके चलो। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता बन पाओगे, विंग कमांडर ही मैक्सिमम पोस्ट है आपकी, ठीक है। ये हो गया सैलरी और प्रमोशन। किताब के बारे में बात करें, मात्र एक किताब जिससे आप ये नौकरी क्रैक कर सकते हो, एक नहीं 2 किताब कहूंगा। एक ये गाइड परचेस कर लो, आंख बंद करके परचेस करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट आप परचेस कर लो। ये दोनों में से कोई भी, दोनों में क्यों रिकमेंड कर रहा हूं देखो ध्यान से। ये पहला जो आपका ये वाला जो मैंने टिक किया, इसके अंदर क्या है कि टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर है, मतलब हर टॉपिक के हिसाब से क्या है प्रीवियस ईयर पेपर्स को बांट दिया गया है। और इसके अंदर क्या क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके बहुत सारे दे दिए गए हैं। तो इन दोनों में से जो आपको सूट करे आप वो ले लो। मैं ये कहूंगा कि ये बुक परचेस कर लो, क्योंकि टॉपिक वाइज आप सॉल्व तो कर पाओगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मैं आपको ऐसे भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, एफकेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे को आप फॉलो कर लो, नो और निखिल सर्च कर लो टेलीग्राम पे, वहां पे फॉलो कर लो, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और ये वाली जो किताबें टॉपिक वाइज इसके अंदर दिया गया है, ये आप परचेस कर लो, प्लस ये गाइड परचेस कर लो। मुझे नहीं लगता 1% भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, डिफेंस के न्यूज़ थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा भाई आंख बंद करके जाना एग्जामिनेशन में, आप पास हो जाओगे। कुछ भी एग्जामिनेशन में इसके बाहर नहीं आने वाला है। बेस्ट बुक मैं बता रहा हूँ, ये गाइड आप परचेस कर लो और ये आप प्रैक्टिस के लिए परचेस कर लो, आपका काम चल जाएगा। लेकिन बच्चों को सिंगल किताब चाहिए, सर मेरे को CDS भी देता हूँ, एफकेट भी देता हूँ, डिफेंस में घुसा हुआ हूँ, जान लगाना है, तो आप ये रीजनिंग की किताब मत परचेस करना। बैंकिंग की में रुझान होगा तो परचेस कर लेना। ये रीजनिंग का कर लेना, शॉर्टकट इन रीजनिंग, बहुत अच्छे से शॉर्टकट दिए गए हैं। और ये डिफेंस को लेकर के थोड़ा सा एम्फेसिस है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो डिफेंस के लिए भी है, ये आपका मोस्टली बैंकिंग के लिए है, ठीक है। उसके बाद फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक आप आंख बंद करके अरिहंत पब्लिकेशन की परचेस कर लो, बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश की आप इन दोनों में से कोई किताब परचेस कर सकते हो, दोनों जो में से जो सस्ता हो आप परचेस कर लेना। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट आप परचेस कर लो,
ये किताब है। आपका सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके नोटिफिकेशन में भी दिया हो जाएगा। नोटिफिकेशन आया नहीं, 1 दिसंबर को आएगा, तो यही आपका सिलेबस है जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अभी कट ऑफ निकला नहीं है, बच्चे पास वास हो गए हैं, लेकिन कट ऑफ अभी बताया नहीं है। तो 151 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 2023 का ही जो पहला एग्जामिनेशन था उसके अंदर 155, ये पता है कट ऑफ 155 गया था। सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो देखिए कट ऑफ कितना कम हुआ, 151, इससे भी ज़्यादा सीट्स इस बार आई हुई है। कट ऑफ इस बार 145 होगा आपका, बहुत अच्छा कट ऑफ है। इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। एफकेट अगर आपके दिमाग में घूमता है तो यही आपके लिए मौका है। 145 आपका कट ऑफ जाएगा इस बार, जो मेरा एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप एग्जामिनेशन में जब इतना 150-55 तक गया हुआ है तो 155 तो आप टारगेट लेकर के चलना ही अपना, ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाना। लेकिन मैं ऑलमोस्ट ये गारंटी देता हूँ 146, 147 ऐसा कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ इस बार कम जाएगा, सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट फ्लाइंग में तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है सीट्स। तो बहुत अच्छा कट ऑफ आपका इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे हमने बात कर ही लिया है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपका क्लियर भी कर दिया है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, मुझे पता है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी कर देना। अच्छा, वो जो मैं बुक बता रहा था पिछली वीडियो, मैंने कहा था ना भाई, जिसने भी ये IBSCI वाली 60 रुपये वाली किताब मैंने ऑर्डर की थी, ये आ गई है। और भाई जिसने भी ये किताब ऑर्डर किया होगा 60 रुपये में, मैंने आपको बताया था 60 रुपये में किताब मिल रही है, और अब 400 रुपये में हो गई है। तो अब ये मत परचेस करना 60 रुपये में, इसका नया वर्जन जो आ चुका है ना उसको परचेस कर लेना, वो 350 में ही है। ये पुराना वर्जन था और इसके अंदर कोई चेंज भी नहीं हुआ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसी को आप परचेस कर सकते हो। लेकिन ये किताब जिसने भी 60 रुपये में खरीदा ना, मेरे बताने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप, और अच्छा लगेगा मुझे। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।